नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस 80 प्रश्न में कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी को देखते हुए हम आपके समक्ष प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं, पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन हैं जो TR 3 में पूछे गए हैं, उसी को जो है यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी पिछले ईयर का प्रश्न है। इससे देखने से आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे पूछता है और कैसे आपको तैयारी करनी है, एक गाइडलाइन मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा ताकि समझ में आ सके कि आपको कितना तैयारी किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रश्न सेट है, कब पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 3.0 जूनियर TGT कैंसिल एग्ज़ाम, यानी जो 6 to 8 में एग्ज़ाम हुआ था, 6 to 8 के लिए बीपीएससी 3.0 में, और जिसे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, हिंदी विषय का एग्ज़ाम हुआ था, वही प्रश्न को आज देखने वाले हैं। यानी आज जो प्रश्न करेंगे वो 6 to 8 का जो हिंदी विषय का एग्ज़ाम हुआ था 3.0 में, उसी का जो कैंसिल एग्ज़ाम है, यानी जिस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था उसी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 TGT PGT यानी 6 से 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। पीछे जो है हम PGT TGT जूनियर TGT इन तीनों का जो है अभ्यास सेट करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर का, और आज जो है कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है, यानी जो एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया था उसी के प्रश्नों को आज देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को देखिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 यहाँ पे देखिए दिया गया है व्हाट्सएप नंबर। यही पेमेंट नंबर है, इस पे 249 रुपया आप किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट करके और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको जो है PDF भेज देंगे। स्टेट के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इन सारे चीज़ों से जोड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट रखते हैं, तो अलग से कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स संपूर्ण तैयारी के लिए 80 नंबर के लिए काफ़ी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीपीएससी TRE 3.0 कैंसिल एग्ज़ाम जूनियर TGT PYQ, यानी कि 3.0 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 का, जूनियर TGT का मतलब है 6 to 8 हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम हुआ था जिसे कैंसिल कर दिया गया, उसी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप खुद देखिएगा कि जितना 3 प्रीवियस ईयर आपको करवाए हैं उससे ज़्यादा कठिन आज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। इसीलिए हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो 6 to 12 देते हैं, क्योंकि 12 से ज़्यादा प्रश्न 6 to 8 में हार्ड पूछा गया है और कहीं से भी प्रश्न पूछा गया है, सारे टॉपिकों को टच कर दिया जाता है। तो आपके तैयारी के लिए सभी चीज़ों को देखना, लेक्चर देखना और प्रैक्टिस में समाहित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 27 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और 38 लेक्चर है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और पीजीटी टीजीटी 3.0 का जो करवाए हैं उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका जवाब दीजिए कौन सा सही आंसर होगा। किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। यानी ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है, ये पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। आपको 5 विकल्प दिया रहेगा, चौथा और पांचवा विकल्प काफ़ी पेचीदा होता है, तो इससे आपको बचना है और अपने सही प्रश्नों को पढ़ करके समझना है और आंसर सही चुनना है ताकि आपका मेरिट बन सके। तो देखिए, किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, यानी बच्चे को जो है चर्चा किया जा रहा है, बालपन को देख करके चर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ वात्सल्य रस हो जाएगा, क्योंकि माँ पुत्र के बीच ये जो बातें हो रही है, माँ और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है ये स्नेह हो जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो स्नेह है। और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्जाम अच्छे से होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो कहा जाता है वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे 10 प्रश्नों का जो है अभ्यास करने के लिए आप लोगों को भेजा है। जो नहीं किए हैं वहाँ पे लिंक लगा हुआ है, भेजा हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बनाइए और कल जो है उसका बताएंगे कि कितने लोगों ने जो है इसमें हिस्सा लिया था और कितना प्रतिशत सही आंसर दिए हैं। तो बहुत सरल प्रश्न 10 प्रश्न दिए गए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं और उसको सबमिट करना है। तो हाँ, आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में भी है और व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजा हुआ है हिंदी जंक्शन, कहीं से भी आप देख करके उसे बना सकते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन है उस पर जो है कल वीडियो बनाया जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है। यानी भक्ति रस जो है उसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है आपको बताना है। तो भक्ति रस का जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं उनमें जो है आचार्य भरत को नाम लिया जाता है। यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पद चरय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यानी ये जो पंक्ति यहाँ दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ बिना काज के जो है काम हो रहा है, तो इसमें जो है विभावना अलंकार हो जाएगा। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए, आप खुद बता सकते हैं कि प्रश्न कितना कठिन पूछा हुआ है। तो ये 6 to 8 का प्रश्न हम देख रहे हैं, जो एग्जाम कैंसिल हुआ था 3.0 में, वही प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार अर्थालंकार नहीं है। यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए, अतिशयोक्ति वक्रोक्ति दोनों अर्थालंकार है, लेकिन असंगति अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। अलंकार वाले टॉपिक में हम बहुत अच्छे डिटेल से बताए हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, या फिर आगे के जो लेक्चर होंगे उसमें आप देख सकते हैं। तो इसका विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीका से भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुंडलिया छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है। यानी कुंडलिया छंद जो बनता है किन 2 छंदों से मिलकर बनता है आपको बताना है। तो दोहा और जोड़ा दोनों छंद आपस में मिल जाते हैं तो जो है कुंडलिया छंद का निर्माण करते हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, कितने अंदर से प्रश्न पूछा गया है। ये 6 to 8 के प्रश्न को देख रहे हैं, तो आप खुद सोचिएगा कि कैसा आपको तैयारी करना है।
तो आप लोग का प्रश्न रहता है कि हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 68 को क्यों देखें, और 68 की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी को क्यों देखें। तो ऐसा बात नहीं, आपको सभी दृष्टि से मजबूत होकर चलना है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे एग्जाम होता है वैसे वैसे ही हार्ड प्रश्न पूछा गया है। लेकिन आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि पीजीटी में कठिन प्रश्न पूछे, क्योंकि TRA1 में ऐसा ही पूछा गया था। तो आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, ताकि कहीं से भी आप कमज़ोर ना रहें और अपना रिजल्ट पक्का कर सकें। मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद है, यानी दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन सा है आपको बताना है। तो दोहा का छंद का जो ठीक विपरीत होता है वो होता है सोरठा छंद, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वार्णिक छंद है, यानी आपको बताना है कौन सा वार्णिक छंद है, इनमें से आपको चुनना है। तो देखिए, दोहा और रोरा जो छंद है वो वार्णिक छंद नहीं है, लेकिन मारनी जो है वार्णिक छंद में आता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, यानी गुरु के समीप जो रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं आपको बतानी है। तो उसे अंतेवासी कहा जाता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उसे अंतेवासी कहा जाता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो जिसका संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कारक, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ नौका है, यानी आपको बताना है कि नौका यानी नाव किसका अर्थ होता है। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न अर्थ होता है। अब देखिए, तरनी मतलब होता है सूझ, आपको दिमाग में रखना है। तरुण मतलब होता है युवावस्था, तरुणी मतलब होता है नवयुवती, यानी नवयुवक होगा तरुण का और नवयुवती होगा तरुणी का। लेकिन अगर तरनी इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा नौका। तो इसका जो सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा, क्योंकि तरनी इस प्रकार से लिखा रहता तो ये जो है नौका का अर्थ देता, लेकिन वो नहीं है, इसलिए क्या है विकल्प अंग, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्ज का अर्थ है, यानी अब्ज जो शब्द है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है। अब्ज शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अब्ज जो शब्द है उसका अर्थ होता है कमर और चंद्रमा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। यानी जल से उत्पन्न, यानी जिसका जन्म जल से होता है तो कमल हो जाता है, चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करता है तो चंद्रमा हो जाएगा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है, यानी ये दोनों शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है आपको बताना है। तो मंदिर और मंदिरा जो शब्द है, तो मंदिर मतलब तो दीवारें हो जाता है और मंदिरा मतलब होता है अश्वसारा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। दीवारें और अश्वसारा दोनों युग्म का सही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, यानी कवि जो शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या होगा। तो कवि का जो है कवित्री होता है, लेकिन इस प्रकार से कवित्री लिखेगा रहेगा तो ये सही होगा, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप अगर बीपीएससी यानी हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो एक आपके पास व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए, जिसमें शुद्ध शब्द और पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे और कहावतें आदि चीज़ों को देख सकें, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है जिसे नोट्स में बांटना नामुमकिन है।
तो आप एक किताब रखिए कोई भी प्रकाशन का व्याकरण का और उससे भी कुछ देखिए ताकि आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। बाकी हम आपके लिए सारे चीज़ जो है उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, लेक्चर भी करवाए हैं और प्रीवियस सेट भी करवा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे अच्छे से देखिएगा, बने रहिएगा, तो हिंदी के लिए संपूर्ण तैयारी आपकी लगभग हो जाएगी। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी उच्चारण जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग से बना शब्द है आपको बताना है। तो उच्चारण का देखिएगा तो उत्जोच्चारण यानी उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव है, तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या है आपको बताना है। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी वह कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय रखने वाले परुत स्वर हो जाते हैं, यानी विकल्प ख सही है। जब आप उच्चारण करते हैं क, यानी बीच में अ की मात्रा जो पाँच जैसा लिखा हुआ रहता है वो अ की मात्रा है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है आपको बताना है। तो आशीर्वाद जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आशीर्वाद लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, उत्तम तरीका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था एग्जाम 6 to 8 का हिंदी विषय का, उसी के प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक भेजा गया है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए 10 प्रश्न के लिए बनाना है। एग्जाम जो है भेजा हुआ प्रश्न है, आप उसको बना कर देखिएगा कि आपसे कितना बन रहा है, कितना सही कर पाते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे है, यूट्यूब के कम्युनिटी में है और फेसबुक व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजा हुआ है। तो इन सारी जगहों से आप कहीं से भी जा कर के बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, यानी वह कौन सा समूह है जिसमें सारे शब्द जो हैं तत्सम हैं। तो देखिए घोड़ा आ गया, ये तद्भव शब्द है। कारीगर तद्भव, ये तेकर गलत हो गया। सरकरा, चाकू, किताब, नानी, ये सब तद्भव है। सरकरा, पवन, अग्नि, ज्येष्ठ, ये जो है तत्सम शब्दों का समूह है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो देखिए विलोम शब्द के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो गलत अगर जो देख रहे हैं तो विकल्प क सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तम का जो होता है वो हो जाएगा उत्तम का अधम, उत्तम का अधम हो जाएगा। लेकिन यहाँ विरक्त दिया है तो ये गलत पूछ रहा है, तो गलत है, विकल्प क सही हो जाएगा। बाकी ख और ग बिल्कुल सही है, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो जो गलत जो कथन है, तो देखिए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं, यानी बाद के जो पद है वो प्रधान होता है और पहले के जो पद है वो गौण होता है, उसे क्या कहा जाता है आपको बताने हैं। तो उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अछौहिनी का संधि विच्छेद है, अछौहिनी का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताने हैं। तो अछौहिनी का हो जाएगा अच्छ जोड़ उहिनी, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी नए शब्द बनाने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा है, आप देख सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो कहा जाता है वो समास कहा जाता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जटिल प्रश्न बनाया गया है, आप खुद देखिएगा। इस तरीका के प्रश्न आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ 6 to 8 में पूछा गया है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीजीटी से हार्ड प्रश्न यहाँ बनाया गया है 6 to 8 का। तो इसी प्रकार से आपको तैयारी बेहतर करके जाना है, ताकि कैसे भी प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग जो है कथनों पे हम लोग विचार करते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये सही बात कहा गया है, पूर्ण अनुनासिक है। वर्ण के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, बिल्कुल सही है। तो ये बात जो है तीनों सही कहा गया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है। तो नोटिफिकेशन जो शब्द है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा आपको बताने हैं। तो नोटिफिकेशन जो शब्द है इसका हिंदी अनुवाद होगा नोटिफिकेशन निकलना, यानी अधिसूचना निकलना, विकल्प ख सही हो जाएगा। जब कोई भी वैकेंसी की आता है नोटिफिकेशन तो उसे जो है अधिसूचना कहा जाता है, इसलिए यहाँ जो है शब्द को प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग बीपीएससी टीजी 3.0 का कैंसिल एग्जाम, यानी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था जूनियर टीजीटी का, उसी का PYQ देख रहे हैं। यानी 6 to 8 के कैंसिल एग्जाम जो हुआ था उसी को हम लोग देख रहे हैं 3.0 के। संक्षेपण मूल पाठ से किन शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कितने शब्दों में लिखना चाहिए। यानी संक्षेपण अगर करना है तो अगर संक्षेपण दिया हुआ है कि संक्षेप करें तो कितने शब्दों में आपको संक्षेप करना चाहिए, ये बात यहाँ पूछा गया है। तो देखिए कोई भी अगर संक्षेप रहे तो आप उसको शब्दों को गिन लीजिए। अगर 30 शब्द रहे तो आपको 10 शब्द में संक्षेप करना है, यानी 1/3, यानी 3 हिस्सा का 1 हिस्सा आपको देना है। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 3 से भागा दे दीजिएगा शब्दों में, जितना आएगा उतने शब्दों में आपको संक्षेप करना है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/3 शब्दों में आपको देना होता है, यानी 1/3 शब्दों में आपको संक्षेप करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद है। तो कार्यालय ज्ञापन जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है आपको बताने हैं। तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम, यानी ऑफिस मेमोरेंडम, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न को जो है कठिन बनाया गया है, तो 1-2 प्रश्न ज़्यादा कठिन आपको देखने को मिल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यानी विकल्प क जो है बिल्कुल शुद्ध है। सिंचाइयाँ की जाती है ऐसा नहीं है, पानी हमेशा जो है एक वचन में ही काम करेगा, तो ये भी गलत है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए, यानी यहाँ जो मिश्र वाक्य दिया गया है उसको साधारण वाक्य में बदलना है। तो जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो सरल वाक्य में कैसे बदलिएगा, लोकप्रिय कवि का सम्मान करते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल सरल वाक्य है। तो इस तरीका से भी आपको पूछा गया प्रश्न है। तो आप खुद देखिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी में प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना बेहतर होगा। 2-3 बार 4 बार 5 बार भी प्रैक्टिस सेट बनाइए, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप एक योग टीचर में मेरिट अपना बना सकें। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी।
तो ये जो हो जाएगा रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि और के द्वारा जुड़ा हुआ शब्द है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नक्कार खाने में तुत्ती की आवाज़ मुहावरे का क्या अभिप्राय है? नक्कार खाने में तुत्ती की आवाज़ मुहावरे का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो इसका अभिप्राय होता है समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? अभिधा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, आपको बताना है कि अभिधा जो शब्द शक्ति है उसका कितना भेद होता है। तो अभिधा जो शब्द शक्ति होता है उसका जो भेद होता है, इसका मूल रूप से 4 भेद होता है, यानी 4 तरह के अभिधा शब्द शक्ति होते हैं। अब देखिए 4 तरह के कौन कौन हैं। तो जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। तो 4 भेद होते हैं, आपको दिमाग में रखना है। तो ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत अंदर की चीज़ है, लेकिन यहाँ पूछा गया है। तो आगे हम जो शब्द शक्ति पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना शब्द शक्ति का दूसरा नाम अजहत स्वार्थी भी है? तो किसका दूसरा नाम है, आपको बताना है। तो ये जो दूसरा नाम है, ये उपादान रचना का जो है दूसरा नाम भी ये है। तो ये आप देख सकते हैं। तो बहुत कठिन शब्द ये है, यानी ये बहुत ही कठिन शब्द पूछा गया है। ऐसा प्रश्न शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। तो 2-4 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो बहुत ही जटिल प्रश्न हैं, यानी हद से ज़्यादा। तो इस तरीका के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि पीजीटी से कितना हार्ड टीजीटी बनाया है, यानी जूनियर टीजीटी 6 to 8 के ये प्रश्न है जो पीजीटी से ज़्यादा हार्ड प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। तो आप खुद देखिए कि कैसे आपको तैयारी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? तो पदबंध का भेद कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो पदबंध का जो भेद हो जाएगा उसमें अवयव पदबंध नहीं है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। ऐसे तो उपवाक्य पदबंध नहीं, वाक्य पदबंध होता है, ये भी नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं इसको दे दिया जाता है, लेकिन अवयव पदबंध नहीं देता है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही रोकोक्ति है, यानी इस जो वाक्य के लिए जो सही रोकोक्ति का प्रयोग होगा वो कौन सा रोकोक्ति सही है, आपको बताना है। तो इस रोकोक्ति का सही है ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं। विकल्प ख सही हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो देखिए मुहावरे का कैसे पूछा गया है, उलट करके पूछ दिया गया है। तो आपको सभी तरीके से तैयार हो करके चलना है, यानी जितना ज़्यादा आप लोग तैयार हो करके जाइएगा उतना बेहतर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार वाक्य बनता है, यानी वाक्य जो बनता है किसके अनुसार बनता है, आपको बतानी है। तो देखिए कर्ता के अनुसार भी वाक्य बनता है, भाव के अनुसार भी बनता है और कर्म के अनुसार बनता है, यानी तीनों के अनुसार बनता है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये चौथा प्रश्न फंसाने वाले रहते हैं, तो दिमाग नहीं काम करेगा। इसलिए प्रश्नों को कहीं भी एग्जाम देने जाइए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो और आप अच्छे से आंसर करके आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, रिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाता है? तो वह जो वाक्य है वो क्या कहलाता है? तो वो कर्तृवाच्य वाक्य कहलाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण है, यह वाक्य है। यह वाक्य कैसा वाक्य है, आपको बताना है। तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसलिए चूंकि परंतु लेकिन और
ये सारे शब्द दिखाई देंगे तो ये जो है संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रश्न, अगर आप सही से हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो आपका यहाँ से गलत प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न यहाँ दिया गया है वो अगर हमारे क्लास किए होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे तो ये सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ का कार्यक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। यानी ये जो ग्रंथ है इसका कार्यक्रम के अनुसार यानी प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। इसका सही अनुक्रम क्या है ये आपको बताना है। इसका जो सही अनुक्रम होगा वो होगा ग सही होगा। पहले मिश्र बंधु विनोद आएगा, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका आएगा, उसके बाद आलोचनात्मक इतिहास आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो विकल्प ग इसका सही आंसर होगा। अगर नहीं देखें तो साहित्य इतिहास जो रचना है वो आप देख लीजिएगा मेरा टॉपिक, तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ देखिए, प्रमुख रचना है उसका सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो इसका अगर सही अनुक्रम आप देखिएगा तो खुद समझ में आएगा कि सबसे पहले जो है आएगा चंदायन, उसके बाद आएगा मृगावती, उसके बाद आएगा पद्मावत, उसके बाद आएगा मधुमालती। तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो ये जो दोनों प्रश्न था काफ़ी कठिन प्रश्न था, क्योंकि इस तरीका से सजा के पूछना बहुत कठिन होता है। तो आप खुद देखिए कि कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। कोई भी अभ्यास सेट है उसको 2-3 बार 4 बार बनाइए ताकि आपके दिमाग में प्रश्न बैठ सके, आप जो है अच्छे आंसर करके आ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा। यानी जो रामचंद्र शुक्ल थे किसकी रचना को सांप्रदायिक कहकर साहित्य में स्थान नहीं दिए थे ये आपको बताना है। तो सिद्ध और नाथ साहित्य को जो है वे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिए थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया। घोषित थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। तो इसका प्रकाशन किसने बंद करवा दिया था आपको बताना है। अप्रमाणिक कहकर जो है इसकी प्रकाशन को बंद करवा दिया था। तो ये थे डॉक्टर बुरर, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। बुरर साहब थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कार्यक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कार्यक्रम के अनुसार आपको जो है सही रचनाओं का क्रम को आपको चुनना है कि कब किसका प्रकाशन हुआ था। तो देखिए, इसका सही जो क्रम होगा आप खुद देखिएगा तो पता चलेगा कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही क्रम होगा वो है विकल्प ग, यानी पहले तीसरा रचना आएगा यानी रामलला अछू, जिसका प्रकाशन 1582 ईस्वी में होता है। उसके बाद आएगा पहला विनय पत्रिका, इसका भी 1582 में होगा। उसके बाद आएगा रवै रामायण, इसका जो प्रकाशन है वो 1612 ईस्वी में होता है। और उसके बाद रमैया प्रश्न है, जिसे रमैया प्रश्नावली भी कहा जाता है, तो इसका प्रकाशन भी 1612 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी रचना जो है तुलसीदास की रचना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ भक्ति संप्रदाय है, उसके प्रवर्तकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो कौन से किसके प्रवर्तक हैं आपको यहाँ जो है सुमेलित करना है। तो देखिए, निम्बार्काचार्य का निम्बार्काचार्य हैं निम्बार्क संप्रदाय के। राधा बल्लभ संप्रदाय के जो हैं वो हो जाएंगे हित हरि गोस्वामी। उसके बाद हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास हैं और गौड़ीय के चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखिएगा तो विकल्प ग सही हो जाएगा। यानी क का दूसरा, ख का तीसरा और ग का पहला
और घ का चौथा, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, चर खुसरो घर आपने रैन भऊ चहुदेश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो किस संदर्भ में कहा था? यानी ये जो दोहा है इसको अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था आपको बताना है। तो ये जो दोहा उन्होंने कहा था वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए फिर जो है यहाँ मिलान करने वाला दिया। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा ये जो है डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो विकल्प ख आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का चौथा, ग का पहला और घ का तीसरा, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 जो आरंभिक कवि थे तो उसका जो सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा ये सही, अगर नंददास, सूरदास, परमानंद कृष्णदास को देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। ये यानी अगर सजाने वाला दिया है तो ये सही नहीं है, क्योंकि 4 कवियों में ये सब नहीं थे, यानी सही क्रम नहीं दिया हुआ है। तो विकल्प अंग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सही क्रम नहीं दिया हुआ है जो होना चाहिए। सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, उसके बाद छीत स्वामी आते हैं, परमानंद आएंगे, उसके बाद कृष्णदास आएंगे। तो ये सही नहीं दिया है, तो विकल्प अंगा हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त भरद्वाज के अनुसार रामचंद्रिका है, तो रामचंद्रिका क्या है उनके अनुसार आपको बताना है। तो वे जो है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर मानते हैं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो को भी छंदों का अजायब घर कहा जाता है रासो साहित्य में, ये भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो इनका जो सही है, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, यानी नए राहों के अन्वेषी कहा गया है। तो नए काव्य उपकरणों का उपकरण का प्रयोग नहीं हुआ था। तो यहाँ देखिए विकल्प ख सही होना चाहिए, नई राहों का अन्वेषण, यानी नए राहों के अन्वेषी कहा गया है, नई राहों के अन्वेषी। तो दोनों में से दोनों सही है, तो इसलिए विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यायों को उनके रचना से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट शब्द का प्रयोग कीजिए, यानी कौन से काव्य में अध्याय को क्या कहा गया है आपको मिलान करना है। तो देखिए समय जो आया है पृथ्वीराज रासो में आया है, कांड रामचरितमानस में है, खंड जो है पद्मावत में है और सर्ग जो है साकेत में है। तो इस प्रकार अगर आप मिलान कीजिएगा तो विकल्प क सही हो जाएगा, यानी क का चौथा, ख का तीसरा, ग का दूसरा, घ का पहला, तो विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, यानी भारतेंदु मंडल का लेखक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण भीष्म हैं और बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है, यानी तीसरे तार सप्तक का कवि कौन नहीं है आपको बताना है। तो केदारनाथ सिंह भी हैं, विजय नारायण शाही भी हैं, लेकिन प्रभाकर माचवी नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ रचनाकार हैं और आंचलिक उपन्यास है, तो इसको सही आपको मिलान करना है। तो इसको मिलान कीजिए कौन सा किसका सही होगा। तो देखिए इसको अगर आप मिलान कीजिएगा तो रतिनाथ का चाची जो नागार्जुन का है, प्रति परिकथा
जो है फणीश्वर नाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं, ये जो रचना है ये रंगे राघव जी का है। पानी के परिचय जो है रामदरस मिश्र का है। इस प्रकार अगर आप मिलान किए हैं तो विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी क का दूसरा, ख का चौथा, ग का पहला और घ का तीसरा। तो ये साहित्य के प्रश्न थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, निर्देश पहले पढ़ देते हैं। प्रश्न संख्या 56 से 80 तक अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित जो प्रश्न होगा उसका जो क्या है उत्तर पत्रक में आपको जवाब देना है। तो गद्यांश इसमें देखिए 5 गद्यांश पूछा गया है, यानी 25 प्रश्न गद्यांश से पूछा गया है, यानी गद्यांश इसमें ज़्यादा दिया गया है। देखिए बीपीएससी आप लोगों को भटकाने के लिए कुछ भी करता है, कभी गद्यांश ज़्यादा दे देता है, कभी कम देता है, कभी बिल्कुल ख़त्म कर देता है। क्योंकि TRE 1 का प्रश्न देखिएगा तो गद्यांश नहीं मिलेगा, 2 में गद्यांश दिया था, 3 में जो है गद्यांश दिया था। तो हो सकता है 4 में 4.0 में गद्यांश की संख्या कम कर दे या गद्यांश दे, तो कोई बात नहीं, आपको साथ लेकर चलना है। तो गद्यांश बनाने का एक नियम है कि जैसे कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला गद्यांश है, इससे 5 प्रश्न रहेगा। विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन इसकी प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा है जिससे साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो वह आनंद है। यह अंतःकाल का विषय और परिप्राश्रित नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों को सुखी देखकर सुख का अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुण से द्रवित होना आवश्यक है। संवेदना शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में है, कर्म के त्याग में है नहीं। कर्म से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अब देखिए गद्यांश में जो बात कहा गया है, यानी गलत को गलत कहा जाए या गलत को सही कहा जाए, ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको जवाब उसी के अनुसार देना है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है सुखी जीवन का मंत्र क्या है। तो सुखी जीवन का मूल मंत्र है आसक्ति का त्याग करना। विकल्प क सही हो जाएगा। आलस्य का त्याग करना भी है, लेकिन आपको पता है कि आलस्य त्याग कीजिएगा तो सुख बनिएगा, लेकिन इसका चर्चा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ जो है नहीं, यानी कि जिसका चर्चा आपको गद्यांश में रहेगा उसी का जो है आपको आंसर करना है, उसी के अनुसार आंसर करना है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है। तो मनुष्य जो है भौतिक सुख को सच्चा सुख मानने का भूल करता रहता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है। तो आनंद की अनुभूति करने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। जो भाव प्राश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है आनंद कहा जाता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है। तो संसार में प्रत्येक मनुष्य जो है वो सुख चाहता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आपको गद्यांश के अनुसार ही जवाब देना है। हम हर एक बार कहते हैं कि आप जब भी ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न बनाइए तो एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और गद्यांश को समझ लीजिए। उसके बाद जो है इसके प्रश्नों को बनाइए ताकि आप गलत करके ना आ सकें और आपका मेरिट बन सके। क्योंकि 20 से 25 प्रश्न आपको गद्यांश से बनाने होते हैं, जो अगर सही बना दीजिएगा तो आपका मेरिट बनने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आप जो है अच्छे से समझिए, गद्यांश पे समय दीजिए और अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये आपका जो है नंबर उठाने में बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं।
शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास के कांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसीलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणुविस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। अब देखिए गद्यांश हम लोग जो पढ़ा है, अब इसके प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान अधिक शिक्षा की वास्तविक महत्वपूर्ण देन है। सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण देन क्या है आपको बताना है। तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास ही शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज मानव को अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकायु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ऐसा नहीं है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। बिल्कुल सही बात है, भयभीत है, इसे शंकाकुल है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, यानी इसका चर्चा किया गया था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो गद्यांश का नियम है कि जिसका चर्चा आपको गद्यांश में रहेगा उसी आंसर को आपको सही मान के चलना है। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है, तो इसके लिए एक बात चर्चा किया गया था, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। विकल्प ख सही हो जाएगा। अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के आपको जो कि प्रश्न रहते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कैसे तैयारी करना है। कुछ और 3 गद्यांश है, उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आरंभ में मानवतावाद को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान उदार आदर्शों से संचालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनुष्यों के मन में इस आदर्श का जो बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया। दलितों, अधपतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुत प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधाभोगी और सुविधा जुटाने वाले 2 वर्गों को व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाए। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की देहरी पर पहुंचकर देसी रमनी साबित हुई, जो सारे परिवार को हृदय डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए 2 महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप में भयंकर हो उठी। अब देखिए, मनुष्यता को जो है मानवता की देवी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब जो है हम इससे प्रश्नों को देखते हैं। तो मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना, बिल्कुल सही बात। मानवता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना, बिल्कुल सही। मानव के लिए सुख सुविधाओं जुटाना,
तो मानव के लिए सुख सुविधाओं जुटाना ऐसा चर्चा नहीं किया गया है। ये दोनों सही है, तो विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ आपको बताना है। तो जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया तब राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। विकल्प ख सही हो जाएगा। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो मनुष्यता का जो महिमा है वो संकुचित राष्ट्रीय भावना और प्रेमता महायुद्ध, राष्ट्रों की अतिशय महत्वाकांक्षा, मानव मूल्यों का ह्रास, राष्ट्रों का विघटन, ये सारे जो है कारण से जो है हो उठी, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो इसका जो दुष्परिणाम निकला वो राष्ट्रीयता ने मानवता की भावना को कुचल दिया, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। यानी ये जो चर्चा किया गया है उसी के अनुसार जवाब देना है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। अब इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो मानवता से राष्ट्रीयता की ओर, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि मानवता और राष्ट्रीयता के बीच जो है दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला गद्यांश है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसके प्रश्न को देखेंगे। ये थोड़ा रब्बांग गद्यांश है तो ज़्यादा नहीं, 4-5 मिनट और लगेगा, तो मेरे साथ बने रहें। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह तो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज, परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। आगे कुछ और है, इसको देखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क से भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की राष्ट्रमय कार्य की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है तो अन्य साक्षी से बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिमी के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठते हैं। इसका घातक परिणाम चारित्रिक दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अब जो है इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। चरित्र निर्माण की क्यों आवश्यकता है? तो चरित्र निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान जो है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण तैयार करना, विकल्प का सही हो जाएगा। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? तो जनतंत्र के लिए जो लाभकारी है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही लाभकारी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अप्रगतिशील रूप में किसका मजाक उड़ाया जाता है? तो जो भारतीय संस्कृतिमय जीवन बिताता है, ऊपर चर्चा किया जा चुका है, विकल्प ख सही हो जाएगा। भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण है पुरातन संस्कारी संस्कृतिमय जीवन, ऐसा नहीं, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा, राजमय कार्य की शिक्षा पद्धति। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है राजमय कार्य की शिक्षा पद्धति, विकल्प ग सही हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, या अगर आप जो गद्यांश है उसको पढ़ देते हैं, उसके बाद उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे। तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर
जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर श्रद्धा रखते हैं उस पर हम चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोग बस एक प्रकार का अनन्य अधिकार चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव से संसार को भी समृद्ध करना चाहते हैं पर प्रेमी नहीं। तो ये जो बात किया गया है, अब जो इससे संबंधित है उसको देखते हैं। तो उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जो सही शीर्षक होगा वो होगा श्रद्धा और परोपकार। तो परोपकार का चर्चा नहीं, बिल्कुल गलत बात है। श्रद्धा का स्वरूप बिल्कुल सही है। श्रद्धा और भक्ति का चर्चा भी नहीं है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा और प्रेम में अंतर है, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम जो है व्यक्तिगत है। यानी आप किसी को श्रद्धापूर्वक चाहिएगा तो श्रद्धा अगर रहेगा तो दूसरे के आदमी को चाहिएगा कि उसको वैल्यू दे, लेकिन अगर प्रेम है तो दूसरा उससे प्रेम करे, ये बर्दाश्त नहीं होता, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। विकल्प ख सही। स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, ये गलत है, इससे श्रद्धे की भलाई हो तो ऐसा चर्चा नहीं किया गया है। जागृत समाज का क्या लक्षण है? तो जागृत समाज का लक्षण है सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। विकल्प ख सही हो जाएगा। केवल सदाचार पर श्रद्धा ऐसी बात नहीं, केवल अत्याचार पर ये गलत है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। तो ये जो गद्यांश है इसका निष्कर्ष है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। विकल्प ग सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव, ये भी नहीं होगा, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को TR3 जो कैंसिल एग्जाम था जूनियर TGT 6 to 8 का, उसके प्रश्नों को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको जो है तैयारी में जो है कुछ सोचने समझने की शक्ति भी विकसित करेगी कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो आप TGT और PGT ये जो अंतर कर रहे हैं उसको भूल जाइए, और अगर TGT का कर रहे हैं या PGT का कर रहे हैं तो सभी का एक साथ तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचा लेवल है उतना कठिन प्रश्न आप देख रहे हैं और जितना ऊपर है उतना सरल प्रश्न है। तो आपको TGT से जूनियर TGT से लेकर UGC नेट लेवल पर तैयारी करनी है, जो हम करवा रहे हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया आप पेमेंट कर दीजिए किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर A-स्टेट का चाहिए तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके भेज दीजिए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो है सेट आपको दिया जाएगा, आप वहाँ बनाइएगा। एग्ज़ाम के जैसा आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा 10 प्रश्न का, कभी 15 का समय रहेगा तो 25 का भी दिया जाएगा, और उसके कर हो करके यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन रहेगा, कितना लोगों ने जवाब दिया है और कितना प्रतिशत सही लोगों ने जवाब दिया है, ये आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आपको जो है कैसे टक्कर देना है। तो ये आप कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप भेजा हुआ है, उसको डाउनलोड जाइए और लिंक पर क्लिक करके जो है एग्ज़ाम दीजिए। उसका जो है कल वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिलेगा।
कितना सही दिया है परसेंटेज आपको वहाँ बताया जाएगा। तो मेरे साथ इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन हमेशा आप तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,